मेरी फिलहाल ये भी दिलचस्पी नहीं है कि पिछले 4 साल में क्या हुआ है, तो बाद में चर्चा करूंगा उसकी। मेरी पहली दिलचस्पी है कि क्या राष्ट्रवाद की धारणा 200 साल पहले संभव थी? देश तो था, बड़े बड़े विद्वान भी थे, बड़े बड़े लेखक भी थे, लेकिन राष्ट्र नहीं था। आधुनिक अर्थ में जिसे हम लोग राष्ट्र कहते हैं, वो राष्ट्र तब पैदा हुआ जब आधुनिक काल आया। आधुनिक काल के पहले राष्ट्र के, खासतौर पर आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना संभव ही नहीं थी। संयोग की बात थी कि अंग्रेज आए और ब्रिटिश हुकूमत आई, उपनिवेशवाद आया, हम लोग गुलाम बने, उस दौर में बहुत सारी चीजें घटी थी। अंग्रेज न आए होते तब भी आधुनिक राष्ट्र का जन्म होता। तो भारत विकास के जिस चरण में दाखिल हो चुका था, उसमें आधुनिक राष्ट्र का आना एक अपरिहार्य परिघटना थी। ये संयोग की बात थी कि अंग्रेजों का शासन बीच में आ गया। कैसा था जब अंग्रेजों का शासन आया था देश? आधुनिक राष्ट्र के बिना राष्ट्रवाद संभव नहीं है, जान लीजिए आप। जो लोग सोचते हो कि मौर्य युग में, चंद्रगुप्त के युग में, अशोक के युग में, राणा प्रताप के युग में राष्ट्र था, वो गलतफहमी में। राजा थे, रजवाड़े थे, राष्ट्र नहीं था। भारत एक राष्ट्र के तौर पर न वैदिक काल में था, न मध्यकाल में था, न रीति काल में था। आधुनिक काल के साथ ही राष्ट्र का जन्म होता है, और राष्ट्र के जन्म के साथ ही राष्ट्रवाद भी पैदा होता है। ये संभव नहीं है कि आप नेशनलिज्म को जो है मध्यकाल में खोज लें। Buy one get two free। अगर नेशन आएगा तो नेशनलिज्म भी आएगा, और नेशनलिज्म आएगा तो राष्ट्रीय चेतना भी आएगी। टू फ्री में नेशन बनाया है तो नेशनलिज्म आएगा। दुनिया के अनेक देशों में जहां जहां राष्ट्र, नया राष्ट्र पैदा हुआ और राष्ट्रवाद आया, वहां अलग अलग पर्सपेक्टिव है उसका, अलग अलग संदर्भ है उसका। भारत का भी संदर्भ अलग है। भारत के संदर्भ की ब्यूटी है कि जब हमारे यहाँ आधुनिक राष्ट्र पैदा हुआ, तो आधुनिक राष्ट्र बहुत खुशहाली में पैदा नहीं हुआ, जान लीजिए आप। भारत सोने की चिड़िया नहीं था। भयानक निरुद्योगीकरण हुआ अंग्रेजों के आने के बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में। यहाँ के देसी उद्योग धंधों की बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मध्यकाल में अकाल नहीं पड़ते थे। मध्यकाल में राजा थे, गरीब थे, अमीर थे, रजवाड़े थे, जमींदारियां थी, लेकिन मध्यकाल में अकाल नहीं पड़ते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अकालों का सिलसिला शुरू हुआ, और एक एक अकाल में 10-10 लाख लोग, 15-15 लाख लोग, 20-20 लाख लोग या तो मर रहे हैं, या फिर महामारी फैल रही है तो उसमें लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। करोड़ों लोग अंग्रेजों के शासन के आने के बाद अकाल से प्रभावित हुए और पीड़ित हुए। उस अकाल और उसकी पीड़ा के गर्भ से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म जो है वो फर्स्ट क्लास एसी कमरे में बैठ के नहीं हुआ, साइबर सेल के जरिए नहीं हुआ। वो किसी व्यक्ति के दिमाग की खुराफात नहीं था। किसानों के ऊपर तरह तरह के टैक्स थे और अनिवार्य टैक्स थे। इन अनिवार्य टैक्सों की वसूली के कारण किसानों में तो पामाली बढ़ी, दरिद्रता बढ़ी, अकाल आए, महामारी हुई। उसने राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का संबंध अमीरों से नहीं है। भारत में जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ, उसका संबंध सीधे सीधे भारत की तबाही और पामाली से है, गरीबी से है। इसलिए जब यहां राष्ट्रवाद आया तो उसके अंदर तीव्र साम्राज्यवाद विरोधी चेतना भी थी। अच्छा, जब अकाल पड़ता है तो वो तो ये नहीं देखता कि हिंदू प्रभावित हुआ है अकाल से, मुसलमान प्रभावित हुआ है, स्त्री हुई है, पुरुष हुआ है।
सभी जाति धर्म नेशनलिटीज के लोगों को अकाल ने प्रभावित किया, और यही वजह थी कि सभी जाति धर्म और नेशनलिटीज के लोगों में अलग अलग तरीके से राष्ट्रवादी चेतना भी पैदा हुई। महाराष्ट्र में जो स्तर था राष्ट्रवादी चेतना का, वही स्तर बंगाल में नहीं था, और जो बंगाल और महाराष्ट्र में था हिंदी भाषी क्षेत्र में एकदम नहीं था। जहां गरीबी को शिद्दत के साथ महसूस करने, उसका प्रतिवाद करने की जितनी सघन चेतना थी, वहां राष्ट्रवाद उतना ही पुख्ता ढंग से व्यक्त हुआ। इसलिए जो राष्ट्रवाद को लेकर ये पहली चीज ध्यान रखें कि ये कोई इतिहास का विषय नहीं है, खाली ये कोई एकेडमिक डिस्कोर्स का विषय है, ये कोई मार्क्सवादियों के दिमाग की खुरापात नहीं है। राष्ट्रवाद को लेकर सबसे गंभीर चर्चाएं जिन लोगों ने की, वे लोग थे जो राष्ट्रवादी थे, दादा भाई नौरोजी। मार्क्स की तो किताब भी किसी ने नहीं पढ़ी थी उस समय। सबसे गंभीर क्रिटिसिज्म जिसने व्यक्ति विकसित किया वो तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने वो ब्रिटिश सरकार के भक्त थे, अनुयायी थे, लेकिन अकाल को देखकर वो भी दहशत में आ गए। उन्होंने तीखी आलोचना की सरकार की नीति। तो गरीबी जो है ना, वो बहुत ही भयानक चीज है, वो हर एक आदमी के विचार को एकदम हिला देती है। आपकी कैसी भी निष्ठाएं हो, आपकी कोई भी विचारधारा हो, गरीबी जो है बहुत ताकतवर होती है। तो हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, उसमें दरिद्रता हिंदुस्तान की जनता की प्रमुख कारण है। दरिद्रता को माइनस करके राष्ट्रवाद की कोई बहस नहीं हो सकती। राष्ट्रवाद का मतलब विकास नहीं है, राष्ट्रवाद का मतलब सड़कें नहीं और कल कारखाने नहीं है। हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी चेतना के पीछे गरीबों का खून लगा हुआ है। जिन लोगों में राष्ट्रवादी चेतना थी, उस राष्ट्रवादी चेतना को पैदा करने में दो चीजों की और बड़ी भूमिका थी। एक था समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अगर ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं न होते तो राष्ट्रवादी विचारों का तेजी से देश में प्रचार प्रसार न होता। और दूसरी एक चीज थी मॉडर्न परिवहन और कम्युनिकेशन के साधन का आना। आधुनिक परिवहन के साधन के तौर पर रेल का जन्म हुआ, रेल की पटरियां बिछाई गई। किसके लिए बिछाई गई रेल की पटरियां? रेल की पटरियां इसलिए थोड़ी बिछाई गई कि हिंदुस्तान की जनता एक कोने से दूसरे कोने पर जाए। रेल की पटरियां अंग्रेजों ने इसलिए बिछाई कि यहाँ का जो कच्चे माल है, जो संसाधन है, उनकी ढुलाई हो सके और लंका शायद की मेले चले। जो लोग ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी और परिवहन की टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, वो गलतफहमी में है। परिवहन की टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं होती। जब पहली बार दूरसंचार की शुरुआत हुई, टेलीफोन की शुरुआत हुई, प्राइवेट कंपनियों ने की, सरकार ने नहीं की थी। किसे लाभ हुआ इससे? हिंदुस्तान की जनता को प्रकारांतर से लाभ हुआ। अभी जो आपको मोबाइल सस्ता है, इससे किसे लाभ है? आपको लगता है आपको लाभ है? गलतफहमी है, गलतफहमी है। जो रेडियो तरंगे, जो स्पेक्ट्रम 2, स्पेक्ट्रम 3 इसके नाम पर जो बिकती रही है, ये तरंगे राष्ट्र की तरंगे हैं, ये किसी पूंजीपति की तरंगे नहीं है। विश्व संस्थान के तहत ये राष्ट्रों को आवंटित की जाती है। हमारे यहाँ की जो पार्टियां थी, कांग्रेस और बाद में दूसरे लोग, उन्होंने मिलकर क्या किया कि जो राष्ट्र की संपदा थी तरंगे, उसे क्या किया? निजी हाथों में बेच दिया। आप सोचिए कि एयरटेल का मालिक या धीरू अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, उसका तरंगों से क्या लेना देना? लेकिन आज उसका तरंगों पर देखिए, राष्ट्र की तरंगें थी। वो आपसे कहा गया कि आपका टेलीफोन सस्ता है, लेकिन मेरा टेलीफोन सस्ता नहीं है। मेरे टेलीफोन के बहाने उसके पॉकेट में मेरा मुनाफा जा रहा है देश का। लेकिन हम इल्यूजन में हैं। तो पहली चीज समझने की वो ये कि जब नई तकनीक और कम्युनिकेशन की तकनीक जब जन्म लेती है, तो वो न्यूट्रल नहीं होती। कम्युनिकेशन कोई भी तकनीक का रूप न्यूट्रल नहीं होता। और जब दूरसंचार यानी टेलीफोन की शुरुआत हुई, आप कल्पना कीजिए कि 1857 के संग्राम में हम तकरीबन जीत गए थे।
सिर्फ एक चीज नहीं थी हमारे पास। उस जमाने के ब्रिटेन के अखबारों ने लिखा कि अगर भारत की सेना के पास में टेली कम्युनिकेशन की सुविधा होती तो अंग्रेज भाग गए होते। हमारे पास तो बहुत बहादुर सेना थी, हमने बहुत बहादुर से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक ही जगह चूक थी कि हमारे पास तो मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं था। इसके चलते हम अपनी सेनाओं के जहां कमी है, जहां जरूरत है, वहां दूसरी जगह रसद नहीं पहुंचा पाते थे टाइम पर, और इसकी वजह से हम युद्ध हार गए। हम 1857 में आजाद हो गए होते, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता हमको। जो नेशनलिज्म हम जिसे कहते हैं, उस नेशनलिज्म के पीछे 3 बड़ी चीजें हैं। अकाल और उससे पैदा हुई गरीबी, और शोषण के नए अस्त्र के तौर पर पैदा हुई रेल, जिसने यहां कच्चे माल की ढुलाई की, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और हमारे यहां निरुद्योगीकरण हुआ। हमारे यहाँ तमाम देसी उद्योग धंधे चौपट, बड़े पैमाने पर बेकारी हुई। जिस तरह की अभी बेकारी है, उससे भी ज्यादा भयावह बेकारी थी जिस समय अंग्रेजों के हाथ में शासन आया। मैं उसकी हिस्ट्री के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद सिर्फ खाम ख्याली में पैदा हुई धारणा नहीं है, उसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियां हैं। उन सामाजिक शक्तियों को इग्नोर करके आप राष्ट्रवाद की कोई बहस नहीं कर सकते। एक अन्य चीज कि जो राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद को लेकर इतनी जो चर्चा है, क्या 19वीं शताब्दी में भी इतनी साफ समझ थी क्या हमारी? 19वीं शताब्दी में इतनी साफ समझ नहीं थी। आज जितनी सफाई से राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तमाम किस्म की अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं, 19वीं शताब्दी के जो विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, लेखक थे, उनकी मुश्किल ये थी कि जो हिंदू है वो हिंदू की तरह सोचता था, जो मुसलमान है वो मुसलमान की तरह सोचता था। इसलिए राष्ट्रवाद में ये पेच भी आया, हिंदू राष्ट्रवाद पर और मुस्लिम राष्ट्रवाद पर। हमारे यहाँ ये हिंदू राष्ट्रवाद के बीज हमारे भारतीय परिषद में मौजूद हैं, और वही हिंदी भाषी क्षेत्र में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, उनके यहाँ भी वो बीज मौजूद है। हमारे ऐसे भी लेखक थे जस्ट लाइक गालिब, जिसके हिंदू मुसलमान का कोई बीज राष्ट्रवाद में मौजूद नहीं। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत यह कि मैं अपने यहां हिंदी साहित्य की परंपरा का विकास करूंगा भारतीय हिंदू के ट्रेडिशन में। तो हिंदी साहित्य का जब विकास होगा भारतीय हिंदू के ट्रेडिशन में, तो नेशनलिज्म का जो रिएक्शनरी आयाम है वो जाने अनजाने चला जाएगा। और वो जाने अनजाने कौन सी चीज गई? हिंदुओं को किससे परेशानी थी? एक ही से परेशानी थी, मुसलमानों से। हाँ, 19वीं शताब्दी में ये कंट्राडिक्शन है, वहां के लेखों में है, वहां के साहित्य में है, वहां प्रो हिंदू भी मिलेंगे, प्रो मुस्लिम भी मिलेंगे, सेकुलर भी मिलेंगे। एक ही लेखक के यहाँ दोनों ही तरह के दृष्टिकोण मिलेंगे, उसे मालूम नहीं था राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लेकिन एक चीज तो थी, इस सारे कंफ्यूजन के बावजूद हेट्रेड नहीं थी, घृणा नहीं थी। मेरी चिंता यह है कि अभी जो घृणा है वो क्यों है? जो लोग ये कहते हैं कि नवजागरण के कारण भारत में बहुत सारे पॉजिटिव काम हुए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, नवजागरण में एक पुनरुत्थानवाद भी था। उस पुनरुत्थानवाद के कारण सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। आप जब नवजागरण बढ़ाएंगे और पुनरुत्थानवाद को प्रॉपरली डील नहीं करेंगे तो ये तय है कि आपके पुनरुत्थानवादी ट्रैक में फंसने की संभावनाएं होंगी। ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है।
तो पहली चीज कौन सी उठी? आधुनिक राष्ट्र पैदा हुआ। आधुनिक राष्ट्र के बाद में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावनाएं पैदा हुई और राष्ट्रीय भावनाओं के साथ में विभिन्न रूपों में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद के अनुभूति के लिए कौन सी चीज जरूरी थी? समस्याएं पहले भी थी, गरीबी भी थी और भी दूसरी असुविधाएं थी, सब पहले थी। ऐसा नहीं है कि पहले लोग प्रतिवाद नहीं करते थे, करते होंगे, इंडिविजुअली कुछ किया होगा लोगों ने। लेकिन आधुनिक काल के आने के साथ में एक नई चीज घटी कि लोगों ने आइडियोलॉजी के आधार पर प्रतिवाद करना शुरू किया। जैसे मेरे मोहल्ले की लाइट नहीं है तो सारे लोग मोहल्ले के मिलकर चिट्ठी लिख रहे हैं, साइन करके कि हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है, जल्दी से जल्दी लाइट ठीक की जाए, मेमोरेंडम दे रहे जाके। जनता की मांगों के आधार पर लोगों की गोलबंदी पहली बार आधुनिक काल में शुरू हुई, जो आधुनिक काल के पहले नहीं थी। और इसने जनता को गोलबंद करके पहले मांग करते थे, खाली ज्यादा कुछ नहीं था, खाली एक मेमोरेंडम दिया, दे आए, अपनी शिकायत कर दी, दे आए, हाथ जोड़ के आए कि भाई साहब मान लीजिए हमारी ये थोड़ी समस्या है, सहन कर दी। शुरू में बड़ी एनर्जी अनुनय विनय में ही गुजरी और अनुनय विनय करने वाले साधारण लोग नहीं थे। उसमें राजा राममोहन राय भी शामिल थे, उसमें ईश्वर सिंह विद्यासागर भी शामिल थे, उसमें सूर्यदास बनर्जी भी शामिल थे, तमाम बड़े लोग शामिल थे। तो इनिशियली क्या स्थिति थी? जो राष्ट्रवादी चेतना के प्रतीक पुरुष थे उनकी इनिशियली स्थिति यह थी कि विजावी साम्राज्यवाद वे अनुनय विनय करके अपने लिए कुछ सुविधाएं, कि हमारी कुछ बातें मान ली जाएं, हमारी कुछ मांगे मान ली जाएं, ये उनके अंदर प्रवृत्ति थी। और इस प्रवृत्ति का धीरे धीरे मतलब एक पहले लोग सोच रहे थे कि अंग्रेज बड़े रैशनल होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े न्यायप्रिय होते हैं और वो अच्छी बात जल्दी मान लेते हैं। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको, मतलब किस तरह का राष्ट्रवाद था और किस तरह का संकट था और किस तरह का प्रेस था। उस जमाने के आप अखबार उठाइए और अखबारों में आप देखिए तो वहां ज्यादातर अखबार ईस्ट इंडिया कंपनी के घोटाले और करप्शन से भरे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये जो करप्शन तो अभी आया है मीडिया में, गलत फहमी है। आप 19वीं शताब्दी का अखबार उठाइए और सारे के सारे अखबार ईस्ट इंडिया कंपनी के घोटालों से भरे हुए और अक्सर एक दूसरे की पोल खोलते रहते थे। राजा राममोहन राय अखबार निकालते थे, फांसी का मिराकुल अखबार। किसी ऑफिसर ने कंपनी बहादुर के पास में शिकायत कर दी कान में, फांसी तो बड़ा कोई जानता नहीं था, वो राजा राममोहन राय से किसी बात पे नाराज होगा, उसने शिकायत कर दी, कहा कि आपके फिल्म में खराब खबरें छापते रहते हैं। अच्छा, राजा राममोहन राय कमिटेड थे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी लॉयल्टी सब जानते थे। उन्होंने मिराकुल अखबार में एक लाइन नहीं लिखी उसके खिलाफ, लेकिन वो कान में बोल दिया, सरकार ने आदेश निकाल दिया और मिराकुल अखबार बंद कर दिया। राजा राममोहन राय का अखबार बंद हो गया, जो कि राजा राममोहन राय सबसे ज्यादा लॉयल आदमी। राजा राममोहन राय ने मिराकुल अखबार पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए प्रिवी काउंसिल तक, लंदन तक जाके लड़ाई लड़ी, लेकिन अखबार पर से पाबंदी नहीं हटी। प्रिवी काउंसिल में जो राजा राममोहन राय ने बयान दिया, लेकिन वो बयान अभिव्यक्ति की आजादी का बुनियादी दस्तावेज माना जाता है। उससे बेहतरीन दस्तावेज आज तक नहीं लिखा गया। अनुभव ने क्या सिखाया राजा राममोहन राय को? कि भक्ति से ज्यादा काम करने वाला, आइडियोलॉजी कमिटेड थे, लेकिन प्रैक्टिस में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। सारे प्रयत्न राजा राममोहन राय के बेकार गए, सारे प्रयत्न दादा भाई नौरोजी के बेकार गए ब्रिटिश सरकार की भक्ति में देखने के। और अंत में जब अकाल पड़ा तो सबसे गंभीर आलोचना ब्रिटिश नीतियों की दादा भाई नौरोजी ने लिखी। तो पहला सबक, विचारधारा से ज्यादा ताकतवर होता है यथार्थ। जो लोग सोचते हैं कि नहीं विचारधारा ताकतवर होती है, संगठन ताकतवर होता है, वर्ग ताकतवर होता है, नहीं, यथार्थ ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इससे कहां परीक्षा होनी चाहिए विचारों की?
चाहे राष्ट्रवाद हो, धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो, कोई भी चीज हो, प्रत्येक विचार की कसौटी जनता है और जनता का व्यवहार है। कार्ल मार्क्स कहते थे, जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, हमारी तो समझ में नहीं आता, मुझे लेमैन को बताना है कि आपने क्या लिखा है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए क्रांति का मतलब क्या है लेमैन के लिए। कलकत्ता है ना, तो रेवोल्यूशन बहुत फेवरेट थीम है अभी भी, लेकिन हम लोग ने समझा गया कि रेवोल्यूशन का मतलब यह कि जो किताबी डेफिनेशंस होती हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो बताते हैं, एसयूसीआई के लोग जो बताते हैं, वो नहीं 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 नहीं, वो तो है ही, वो किताब के लिए है, वो किताब के लिए है। मार्क्स ने एक काम की बात की और एक लाइन की। मार्क्स ने कहा कि मार्क्सवाद का मतलब है अपने आप के खिलाफ संघर्ष। अब आप यहां से देखिए, राजा राममोहन राय किससे लड़ रहे हैं? राजा राममोहन राय घर में कोई सती प्रथा के अवशेष थे उनके घर में, लड़ाई किससे लड़ी उन्होंने? सती प्रथा के खिलाफ। मार्क्स का कोटेशन ध्यान रखिएगा। एक अच्छा मार्क्सवादी कौन? जो अपने आप के खिलाफ लड़ाई लड़े, निरंतर लड़ाई लड़े। किस बात के लिए? परिवर्तन के लिए। हमने क्या समझा है मार्क्सवाद को? हमने समझा कोई किताबी चीज, कोई कोटेशंस, कोई बैनर, कोई पोस्टर और कोई बढ़िया जो है आइकॉन, चे गुएवारा टाइप। एक और चीज, राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज होती नहीं है ऐसे। मेरी न माने, आप टैगोर की मान लीजिए, महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति जो कि उसकी भूमिका बहुत जबरदस्त थी, हिंदुस्तान की उन करोड़ों लोगों को उसने जन आंदोलन का, स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा बनाया, जो कभी आंदोलन में आने की जिनकी कल्पना नहीं थी। वो महात्मा गांधी जब राष्ट्रवाद का कॉल दे रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने का कॉल दे रहे थे, उस समय सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने कहा कि ये नेशनलिज्म सबसे बुरी चीज है, और वो था टैगोर। आप कल्पना कीजिए, अभी तो कुछ सब दुनिया से लेता है, इनकी तो कोई औकात नहीं है। महात्मा गांधी जिसके पीछे लाखों लोग खड़े हों, जिसके एक एक कॉल पर 10-10 लाख की 8-8 लाख की रैलियां हो, जब उसने राष्ट्रवाद की बात की कि हमारे देश के लिए राष्ट्रवाद जरूरी है, तो उस समय सबसे पहला प्रतिवाद अगर किसी ने किया तो वो टैगोर ने किया। और मैं चाहूंगा कि आप लोग टैगोर का वो राष्ट्रवाद पर लिखा निबंध जरूर पढ़ें। हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, और आज तो और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए। सामाजिक विषाणु से तुलना की है टैगोर ने उसकी, इतना खतरनाक होता है राष्ट्रवाद। पहली बार नहीं लड़ाई हो रही है कि लोग राष्ट्रवाद के बारे में पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोल रहे हैं। बहुत पहले से लड़ाई हो रही है, और ये गांधी के सामने से लड़ाई हो रही है। गांधी के पहले भी लड़ाई हुई है। जनता को क्या चाहिए? कल मैंने बात कर रहा था स्त्रियों के बारे में, वो बात पुरुषों में भी लागू होती है। लोग कहते हैं ना, स्त्री का कोई देश नहीं होता, पुरुष का कोई देश नहीं होता। हम मनुष्य हैं, और मनुष्य का कोई एक देश नहीं होता। हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी गई ये बात कि नहीं, तेरा भारत ही देश है, बचा लो। किस आधार पर हम राष्ट्रवाद पैदा करना चाहते हैं और राष्ट्रीय भावनाएं पैदा करना चाहते हैं? एक स्लोगन था, बहुत फेमस स्लोगन, जो कि स्वाधीनता आंदोलन में सबसे ज्यादा दिया गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और इस हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे के तहत
पूरे देश को गोलबंद किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा था। दिलचस्प बात यह कि नारा देने वाले महात्मा गांधी थे, कांग्रेस पार्टी थी। रिजल्ट क्या था? आउटकम क्या था? यह नारा जितना दिया गया, जितनी बार रिपीट किया गया, उसने इस सामाजिक विभाजन को तेज किया। आप जितनी बार इस नारे को देंगे, सामाजिक विभाजन फिर तेज होगा। कारण यह कि हमें यह देखना चाहिए कि आखिर आप किस सामाजिक इकाई को सामने रख के समाज के बारे में सोचते हैं। जब हमने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इसमें कौन सी सामाजिक इकाई है? हमने धर्म को सामाजिक इकाई बनाया। धर्म को सामाजिक इकाई बनाकर अगर समाज को देखेंगे तो समाज में विभाजन बढ़ेगा। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, धर्म समाज को जोड़ने का काम नहीं करता। मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं पूजा भी करता हूं, मैं बाकायदा मेरे धर्म में बहुत गहरी आस्था है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म जोड़ने का काम नहीं करता। ये नारा जितना दिया गया उतना ही सामाजिक विभाजन तेज हुआ और उसका परिणाम निकला भारत विभाजन। हम भारत विभाजन को रोक नहीं पाए, क्योंकि हमने जो व्यक्ति को पहचान दी, वो कौन सी पहचान दी? धर्म की पहचान दी। धर्म की पहचान के आधार पर अगर व्यक्ति को देखा जाएगा तो अल्टीमेटली वो कहां जाएगा? एडवर्ड सही कहते थे कि आप जो बहस कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद की बहस है या स्त्री की बहस है या किसी भी विषय की बहस है, सवाल ये नहीं है बहस का, सवाल ये जाना कहां चाहते हो। आप राष्ट्रवाद की बहस करके आप जाना कहां चाहते हैं? राष्ट्रवाद की बहस करके एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भाव में चले जाए, जैसे यूगोस्लाविया चला गया, जैसे सोवियत संघ चला गया। सोवियत संघ का एक यूनाइटेड देश था और वो सारा का सारा विखंडित होकर 10-12 देशों में बट गया। खतरा ये है, हमारे यहां भी ये संभावनाएं हैं। आप सोचिए, सरकार ने एग्रीमेंट किया नागालैंड पर और नागाओं से जो कि पृथकतावादी थे उनसे यह समझौता किया कि आपका अलग झंडा होगा और अलग चिन्ह होगा, और उसका रिएक्शन देखिए। कांग्रेस पार्टी जो कि पिछले 70 साल से चुपचाप बैठी थी, अचानक उसे मालूम पड़ा कर्नाटक का अलग झंडा होना चाहिए और बाकी चीजें भी अलग होनी चाहिए। इट्स टू मच। वो जिसे कहना, खरबूजे को देखो, खरबूजे का रंग बदलता है। राष्ट्रवाद की भावनाएं उभार के आप वो आपस में सिर्फ विभाजन पैदा कर सकते हैं, आप जनता को जोड़ नहीं सकते। जनता को जोड़ने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मुझे वह राष्ट्रवाद पसंद है जो जनता को जोड़े, मुझे वो राष्ट्रवाद पसंद नहीं है जो जनता में विभाजन पैदा करे। राष्ट्रवाद तभी जोड़ेगा जबकि मनुष्य को उसका आधार बनाया जाएगा, न कि धर्म को। अगर आप धर्म को आधार बनाएंगे, अगर राष्ट्रवाद का आधार भाषा को बनाएंगे तो राष्ट्र टूटेगा। हमारे यहां लोग हैं ऐसे जो हिंदी के पक्ष में, कन्नड़ा वाले कन्नड़ा के लिए तो जान देने देते यार, अभी तो उन्होंने तबाही मचाई हुई है दूसरी भाषाओं के लोगों को। इलेक्शन होना है, नेशनलिज्म का मतलब जनता के बीच में विभाजन नहीं है। नेशनलिज्म का मतलब है जनता के बीच में एकता का सूत्र तैयार हो, और एकता का सूत्र तभी तैयार होगा जब आपकी जनता के केंद्र में गरीब जनता होगी। मेरे लिए राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? एक मध्यवर्ग के आदमी के लिए जो खाता कमाता है, अच्छे घर से रहता है, ठीक से रहता है, जिसका मिनिमम जीवन अच्छे से गुजर रहा है, उसके लिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? उसके लिए राष्ट्रवाद सिर्फ जुगाली है, टाइम पास करने के लिए सब्जेक्ट है, इसमें आराम से डिस्कशन किया जा सकता है। मैं फेसबुक पर लिख सकूं, मैं अपनी चैटिंग में लिख सकूं, मैं ट्विटर पर लिख सकूं।
राष्ट्रवाद की पूरी प्रक्रिया हमें तय करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा अतीत में राष्ट्रवाद किस आधार को लेकर चला था। एक अन्य चीज, ये उत्तर तो खोजना ही होगा कि जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात की और राष्ट्रवाद की इतनी हिमायत की अभी भी कर रहे हैं, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, ये मुझे उत्तर तो खोजना ही पड़ेगा कि राष्ट्रवाद जितना विकसित होता गया उतना मुस्लिम विरोध क्यों विकसित हुआ। क्या अपराध किया मुसलमानों ने? ऐसा कौन सा अपराध है जो हिंदुओं ने नहीं किया और मुसलमानों ने किया था? आप रिकॉर्ड उठाइए, आप पिछले 70 साल के रिकॉर्ड उठाइए। पिछले 70 साल के रिकॉर्ड बताते हैं कि सबसे ज्यादा स्त्रियां कहां मारी गई? हिंदू परिवारों में दहेज प्रथा की वजह से। आप 70 साल का रिकॉर्ड उठाइए आप। लेकिन हमने तो कभी हिंदुओं के खिलाफ में जहर नहीं बोला। ये अचानक कोई भी चीज हो, कोई भी घटना हो, कहां से चीजें आ रही हैं? अचानक 47 में जो चीज शुरू हुई थी वो अभी पीछा नहीं छोड़ रही है आपका। 47 में एक ही चीज तो थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। भारत विभाजन हो गया लेकिन इस चीज ने पीछा आज भी नहीं छोड़ा। अब अतीत में भी जाएंगे तो हिंदू मुसलमान, वर्तमान में भी जाएंगे तो हिंदू मुसलमान, सिनेमा हॉल में भी जाएंगे तो हिंदू मुसलमान। एक फिल्म थी नसीम, मजेदार घटना बता रहा हूं आपको। बाबरी मस्जिद विध्वंस के ऊपर बनी हुई फिल्म है नसीम, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें कैफी आजमी, शबाना आजमी, तमाम लोगों ने, बढ़िया लोगों ने काम किया। कलकत्ते में वो फिल्म रिलीज हुई रविंद्र सदन में। मैं फिल्म देखने गया। जानते कितने लोग थे हॉल में? सिर्फ 8 लोग। कलकत्ते में 8 लोग एक सेकुलर फिल्म को देखने के लिए। आज आप एक सेकुलर फिल्म रिलीज कीजिए और फिर देखिए उसकी क्या दुर्गत होती है बाजार में। कोई डिस्ट्रीब्यूटर उठा के लगाएगा नहीं। आज आपने ये स्थिति पैदा कर दी है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर तमाम किस्म के मनोरंजन तक को बांट दिया है, पाठक बढ़ गया। मेरे लिए शॉकिंग था कि नसीम फिल्म जो सबसे अच्छी फिल्म, आप कभी भी इंटरनेट पर वो है, आप देखिएगा, इतनी अच्छी फिल्म हिंदुस्तान में वो रिलीज ही नहीं हो पाई कहीं, क्योंकि किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे लिया ही नहीं। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम शिवसेना और बीजेपी लोग कंट्रोल करते हैं। कर लीजिए बात। और जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत बड़ी संख्या माफिया गिरोहों की है। उसमें छोटा शकील से लेकर दाऊद इब्राहिम तक के लोग शामिल हैं। फिल्म कहां रिलीज होगी? एक अच्छी सेकुलर फिल्म कहां रिलीज होगी? हिंदुस्तान की मुस्लिमियत को हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हो सकती। सो आपने जो ये माइंडसेट तैयार किया हिंदू और मुसलमानों के बीच में घृणा का, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? जो नेशनल के नाम पर जो चीज आ रही है वो कहां से आ रही है? पिछले 200 साल में, जिससे पहले स्थिति थी, आज से 100 साल पहले भी स्थिति यह थी कि हम ये जानते थे कि मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमान जानते थे कि हम कैसे हैं, एक दूसरे घर में क्या खाना बनता है, क्या पहनना होता है, क्या तीज त्योहार होते हैं, एक दूसरे के आना जाना था। लेकिन पिछले 200 साल की एक ब्यूटी ये निकल के आई कि आज की स्थिति है कि हम मुसलमानों को अधिक से अधिक नहीं जानते। पहले अधिक से अधिक जानते थे, अब अधिक से अधिक नहीं जानते। मुझे मालूम नहीं मुसलमान कैसे रहते हैं, मुझे मालूम नहीं उनके परिवार कैसे हैं, मुझे मालूम नहीं उनके अंदर की दुनिया कैसी है। फायदा तो ये था ना कि ये गंगा जमुनी तहजीब हम विकसित करेंगे, एक दूसरे के बीच में, हमारे बीच में बहुत सद्भावपूर्ण संबंध होंगे। और पहुंचे कहां? और शुरुआत कहां से हुई? वो फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसके बारे में आप लोग पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज, और फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉर्ज ग्रियर्सन। फोर्ट विलियम कॉलेज का सिंगल कंट्रीब्यूशन था जिसने हिंदुस्तान को एकदम नर्क में फेंक दिया। वो कंट्रीब्यूशन क्या था? वो कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने भाषा को धर्म से जोड़ दिया। उर्दू किसकी भाषा? मुसलमानों की। हिंदी किसकी भाषा? हिंदुओं की। और ये बात जो शुरू हुई वो आज अपने क्लाइमैक्स पर, अब हिंदी मुसलमान नहीं पढ़ते, उर्दू अब हिंदू नहीं पढ़ते। आप जाइए,
आप अपने पास में जाइए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाइए कि उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नाम कैसे पता कीजिए कौन विद्यार्थी है। और ये पूरे देश में विभाजन पैदा कर दिया, लोगों के जेहन में ये बात उतार दी गई कि हिंदुओं की भाषा कौन सी है, हिंदी, और मुसलमानों की भाषा कौन सी है, उर्दू। साधारण सी चीज जिसे आप प्रशासनिक कदम उठा के रोक सकते थे, उसे भी आप नहीं रोक पाए, और ये विभाजन लगातार बढ़ता गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि क्राइसिस कितना सीरियस है, क्यों नहीं लोगों में गुस्सा होगा। एक जमाने में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद में घोषणा की कि हम हर स्कूल में उर्दू का शिक्षक देंगे, मदरसे में स्कूल का शिक्षक देंगे। विज्ञापन निकाल दिया गया, 1 लाख से ज्यादा पोस्ट थी, विद्यार्थी नहीं मिले, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। अंत में यह हुआ कि मदरसे से जो डिप्लोमा होल्डर थे, सर्टिफिकेट होल्डर थे, उन सबको टीचर रख दिया गया, तब भी पोस्ट नहीं मिली। उत्तर प्रदेश जहां उर्दू पैदा हुई, जहां इतने बड़े पैमाने पर मुसलमान रहते हैं, वहां उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षक मिलना मुश्किल हो गया। आप कल्पना कीजिए, उर्दू सबसे अच्छी पत्रिकाएं कहां निकलती हैं? हिंदुस्तान में नहीं निकलती, कनाडा से निकलती हैं, शिकागो से निकलती हैं। कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे? उर्दू के पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? जैसे मिडिल ईस्ट के लोग जाते हैं ना, मिडिल ईस्ट में तेल बहुत है, पैसा बहुत है, बिल्डिंगें बहुत है, बहुत से उनके पास में दौलत बहुत है, लेकिन पढ़ने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं। पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? वो सब अमेरिका जाते हैं, वो तमाम दूसरे देशों में जाते हैं। हमारे यहाँ भी यही होगा, हमारे यहाँ भी यही होगा। उर्दू पढ़ने के लिए लोग कहां जाएंगे? उर्दू जो इस देश में पैदा हुई भाषा को कहां पढ़ाई जाएगी? क्यों? तो मैं नफरत करता हूं उर्दू से, मैं उर्दू की पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं करूंगा, तो उर्दू के पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं करूंगा, उर्दू बचेगी कैसे? जस्ट आप कल्पना कीजिए कि पिछले ये जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है 70 साल का और उसके पहले का, शिवसेना के प्रमुख थे बाल ठाकरे से एक दिन पूछा एक पत्रकार ने कि शिवसेना के कैंडिडेट होने का क्राइटेरिया क्या है? बाल ठाकरे ने बताया कि उसका एक क्राइटेरिया है कि जो मराठी हो या ना हो, समझेगा, मराठी हो या ना हो, मराठी जाने या ना जाने, लेकिन उसे अंग्रेजी आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए। सारे देश में मराठी और मराठी के लिए लड़ने वाले लोग, मराठी के नाम पर हिंदी, दक्षिण भारतीय भाषा, सबको पीटने वाले लोग, जब उम्मीदवार चुनने का सवाल आया तो कौन सा क्राइटेरिया चुना? उसे अंग्रेजी आनी चाहिए, नहीं तो हिंदी आनी चाहिए। सोचिए आप, यहां से देखिए कि हमारे दिमाग में क्या उतारा जा रहा है, व्यवहार में कौन सी चीज उतारी जा रही है। मैं राष्ट्रवाद खाऊं और वो राष्ट्रवाद को हाथ ही न लगाए। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, जिस हिंदी को लेकर दक्षिण भारत के लोगों की और तमिलनाडु की सबसे ज्यादा आलोचना हम लोग करते हैं, मैं आज से 2 साल पहले तमिलनाडु में 10-12 दिनों में घूमा ऐसे ही। वही जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीबीएसई की बोर्ड में कभी भी किसी भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बोर्ड की मीटिंग में हिंदी का विरोध नहीं किया। तो नीचे क्या है कैंपेन? तमिलनाडु के जो लोग हैं, अन्ना डीएमके और डीएमके के लोग हैं, वो हिंदी विरोधी होते हैं। बाई चांस की बात थी, जिस समय मैं गया उस समय इलेक्शन नहीं था, 2 बार गया मैं। पहली बार जब गया तो इलेक्शन था जिसमें जयललिता चुन के आई, मैं मद्रास में था। आप सोच सकते हैं मद्रास में अन्ना डीएमके का लीफलेट हिंदी में, जब कांग्रेस छोड़ के विश्वनाथ प्रताप सिंह निकल के आए तो उनके समर्थन में जयललिता ने हिंदी में भाषण दिया, लिखा हुआ। कैंपेन क्या है? ये हिंदी विरोधी है। इन नेशनलिज्म की फीलिंग्स को भागने के लिए ये भाषा के टूल्स का इस्तेमाल करना, धर्म के टूल्स का इस्तेमाल करना, ये सही नहीं है। अब एक अन्य पहलू वो ये कि
अगर धर्म और नस्ल को आप आधार बनाते हैं राष्ट्रवाद का, तो क्या चीज निकलेगी? अगर नस्ल को आधार बनाते हैं तो उसका परिणाम